टॉपिक है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या फिर प्रकाशिकी यंत्र। बच्चों, हमारे पास में जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या प्रकाशिकी यंत्र है वो होता क्या है? तो एक्चुअली हमारे पास एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा यंत्र है जिससे हम पास रखी या दूर रखी ऑब्जेक्टों को क्लियरली या साफ साफ देख पाए, उस यंत्र को हम क्या कहते हैं? प्रकाशिकी यंत्र या ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इंग्लिश में बोलेंगे कि an instrument with the help of which we can see the nearby and the far place object clearly। ऐसा यंत्र जिसकी सहायता से हम पास रखी एवं दूर रखी वस्तुओं को साफ साफ देख सकते हैं, उन सारे यंत्रों को हम ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या प्रकाशिक यंत्र कहते हैं। अब अगर हम बात करें कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कितने टाइप के होते हैं और कौन कौन से होते हैं, तो हम इसके लिए इसकी कैटेगरी बना लेते हैं। तो यहां से अगर हम कैटेगराइज करें तो हमारे पास में कि ये कितने प्रकार के होते हैं, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को बेटा 2 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है, मतलब 2 भागों में बांटा गया है। और वो 2 भाग कौन कौन से हैं? पहला और ये दूसरा, 2 पार्ट बनेंगे। पहला पार्ट क्या है? तो पहले पार्ट को कहते हैं नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट मतलब प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र। दूसरा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है या प्रकाशिक यंत्र कौन सा होता है? तो उसे बोलते हैं आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट या इसे हम हिंदी में बोलेंगे तो इसे कहेंगे मानव निर्मित यंत्र। और कौन सा यंत्र है? एक्चुअली प्रकाशिक यंत्र। तो 2 टाइप के हमारे पास में है। कौन कौन से ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है? नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट एंड आर्टिफिशियल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और इसको प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र बोलेंगे और इसको हम बोलेंगे मानव निर्मित प्रकाशिक यंत्र। तो हमारे पास कितने टाइप के हो गए? 2 टाइप के हो गए। अब इन 2 टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंटों में या प्रकाशिक यंत्रों में भी भाग होते हैं। इसमें अगर हम बात करेंगे सबसे पहले ऐसा कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है या ऐसा कौन सा प्रकाशिक यंत्र है जिसे हम प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र या फिर नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं, तो भैया हमें भगवान ने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सबको दे के रखा है और वो है क्या? हमारी आई, जिसको कहते हैं ह्यूमन आई या मानव नेत्र। तो हमारे पास में जो नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं आई को हिंदी में कहते हैं क्या? नेत्र। हमारे जो नेत्र है वह भी एक प्रकार का प्रकाशिक यंत्र ही है, क्योंकि हमारे नेत्र पास रखे और दूर रखे ऑब्जेक्टों को साफ साफ देख सकता है। इट इज क्लियर और नॉट? लेकिन अगर हम बात करें कि आर्टिफिशियल में या फिर मानव निर्मित में क्या है, तो मानव ने जो प्रकाशिक यंत्र बनाए हैं उन्हें मानव निर्मित कहते हैं। और मानव निर्मित की कैटेगरी में 2 प्रकार के प्रकाशिक यंत्र आते हैं। पहला प्रकाशिक यंत्र आता है जिसे हम कहते हैं क्या? तो इसका नाम है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है, सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा प्रकाशिक यंत्र है, दूसरे की अगर हम बात करेंगे तो दूसरे का नाम है टेलीस्कोप। और टेलीस्कोप को दूरदर्शी कहा जाता है। क्या बोलते हैं? दूरदर्शी। तो बच्चों हमारे पास में छोटे छोटे ऑब्जेक्ट हैं, छोटी छोटी वस्तुएं हैं और उनका हम बड़ा सा प्रतिबिंब, बड़ी सी इमेज देखना चाहते हैं, तो हम किसका यूज करेंगे? माइक्रोस्कोप का। लेकिन बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट है, जैसे कि स्टार मतलब तारे हैं,
ग्रह है, किसी को देखना है तो हम दूर रखी वस्तुओं को दूरदर्शी से देखते हैं। तो ये कहां देखता है? सूक्ष्म वस्तुओं को देखने के लिए, छोटी वस्तुओं को देखने के लिए, स्मॉल ऑब्जेक्ट्स को देखने के लिए, बट पास में रखे। लेकिन ये वाला दूर रखे ऑब्जेक्टों को देखने के लिए यूज करते हैं, तो इसका नाम है माइक्रोस्कोप और इसका नाम है टेलीस्कोप। अब बच्चों माइक्रोस्कोप में भी कैटेगरी है। अगर हम माइक्रोस्कोप को भी भागों में बांटे तो ये भी बट जाता है माइक्रोस्कोप, और माइक्रोस्कोप कितने भागों में बटा हुआ है तो इसको देखते हैं। तो यदि इस माइक्रोस्कोप को देखा जाए तो माइक्रोस्कोप के 3 भाग होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। 3 भागों में बटा है। पहले भाग को क्या कहते हैं? तो फर्स्ट पार्ट को कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप, जिसे हिंदी में सरल सूक्ष्मदर्शी कहा गया है। सरल सूक्ष्मदर्शी। और दूसरा जो अगर हम माइक्रोस्कोप की बात करें तो दूसरे माइक्रोस्कोप को क्या कहते हैं? दूसरे माइक्रोस्कोप को बोलेंगे, ये वाला सेकेंड माइक्रोस्कोप है, और सेकेंड माइक्रोस्कोप को कहते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप और इसे कहते हैं संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। तो अभी दो ही को समझते हैं, कौन कौन से 2 पार्ट है हमारे पास में। तो पहला कौन सा है हमारे पास में? कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सॉरी, पहला कौन सा है? सरल सूक्ष्मदर्शी, और दूसरा कौन सा है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब यहां पर अगर हम चले जाएं कि इसमें टेलीस्कोप में क्या क्या है, तो टेलीस्कोप में दो टाइप के टेलीस्कोप होते हैं, पहला और दूसरा। पहला और दूसरे में अगर मैं इसको दूं तो ये पहला हो गया और एक ये दूसरा हो गया। पहले वाले को कहते हैं रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, रिफ्रैक्टिंग, और दूसरे वाले को कहते हैं रिफ्लेक्टिंग। रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंड रिफ्लेक्टिंग? तो आंसर है, रिफ्रैक्टिंग को बोलते हैं अपवर्तक, अपवर्तक, और इसे बोलते हैं परावर्तक। ये 2 टाइप के हो गए। तो बच्चों ये अगर फैमिली के बारे में बात की जाए कि इसकी फैमिली कौन कौन सी है, तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की फैमिली मैंने आपके सामने बना दी है। क्या क्या फैमिली बनाई है? प्रकाशिकी यंत्र 2 प्रकार के होते हैं। पहला वाला होता है क्या? नेचुरल, जिसे हम प्राकृतिक प्रकाशिकी यंत्र कहते हैं। दूसरे वाले को कहते हैं आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल को मानव निर्मित प्रकाशिकी यंत्र कहते हैं। जो हमारा मानव नेत्र है वह एक प्रकार का प्रकाशिकी यंत्र है, मतलब ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। लेकिन अगर हम मानव निर्मित की बात करें तो वो 2 टाइप का होता है। कौन कौन से वो 2 टाइप थे? तो पहला टाइप हमने बात की किसकी? पहले टाइप की बात की हमारे पास में कौन? पहला है माइक्रोस्कोप और दूसरा है क्या? टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप 2 पार्ट में हमने बांट दिए, सिंपल माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। एक और माइक्रोस्कोप की अगर बात करें तो एक और होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। टेलीस्कोप कितने टाइप के होते हैं? तो 2 टाइप की, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। अब ये रिफ्लेक्टिंग के भी बहुत 3 टाइप होते हैं, इसके भी 3 टाइप होते हैं। अगर इसके 3 टाइपों की बात करें तो इनके कौन कौन से टाइप होते हैं? इसका पहला टाइप यहां बनाएंगे, फर्स्ट टाइप। ये फर्स्ट टाइप का नाम क्या है? इसका नाम है एस्ट्रोनोमिकल, जिसे हम कहते हैं खगोलीय। खगोलीय
पहला हो गया खगोलीय दूरदर्शी, दूसरे का नाम हो गया, दूसरे का नाम अगर हम लेंगे तो दूसरे का नाम होता है टेरेस्ट्रियल, टेरेस्ट्रियल जिसे बोलते हैं हम पार्थिव, और अभी इसमें दो ही बात करते हैं क्योंकि दो ही आपके काम के हैं। तो यहां पर एक टेरेस्ट्रियल हो गया और एक हो गया कौन सा हो गया एस्ट्रोनॉमिकल। यहां से बात करते हैं, यहाँ पे एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप भी होता है, बट इसको समझते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या क्या और कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होगा। तो बच्चों ये सबसे पहले ये हमारे पास सिंपल माइक्रोस्कोप है, इसमें एक लेंस होता है और एक ही कॉन्वेक्स होता है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंस होते हैं, एक छोटा लेंस और एक बड़ा लेंस होता है। क्लियर है? यहाँ पर एस्ट्रोनॉमिकल में एक बड़ा लेंस होता है और एक छोटा लेंस होता है, और इसमें एक लेंस बड़ा होता है, फिर एक उससे छोटा होता है और एक इससे भी छोटा होता है। इस तरीके से तीन लेंस यूज करते हैं। तो जिसमें तीन लेंस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? टेरेस्ट्रियल या फिर पार्थिव। जिसमें दो लेंस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? खगोलीय। यहाँ पर माइक्रोस्कोप में एक लेंस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? सरल सूक्ष्मदर्शी। तो और दो लेंस यूज करते हैं उसका नाम क्या है? संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। अब बच्चों यहाँ पर बात आती है, पेपर में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि कौन सा कैसी प्रतिबिंब या कैसी इमेज बनाता है, सीधी बनाता है या उल्टी बनाता है। तो यहीं पर हम एरो से समझ लेते हैं कि कौन कौन सी। ये वाला जब भी बनाएगा बेटा इमेज बनाएगा वो ऐसी बनाएगा, मतलब सीधी इमेज बनाता है। ये वाला बनाएगा हमेशा कैसी बनाएगा? उल्टी इमेज बनाएगा। इस वाले को अगर हम देखेंगे तो ये वाला जो बनाएगा वो भी कैसी बनाएगा? उल्टी इमेज बनाएगा। और ये वाला बनाएगा वो कैसी इमेज बनाएगा? सीधी इमेज। तो पेपर में पूछा जाता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट किस प्रकार की इमेज या प्रतिबिंब बनाता है। तो अगर बात करें कि सरल सूक्ष्मदर्शी बनाता है कैसा? सीधी इमेज। कंपाउंड माइक्रोस्कोप या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बनाता है उल्टी इमेज। और इसमें अगर हम बात करें तो एस्ट्रोनॉमिकल बनाता है कैसे? उल्टी इमेज। और ये बनाता है कैसी? सीधी इमेज। अब यदि यहां पर कैटेगराइजेशन की बात कर ले आगे की कि इसमें क्या रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में भी कैटेगराइजेशन होता है, तो इसमें भी दो कैटेगरी होती है। इसमें भी दो कैटेगरी होती है। ये पूरी फैमिली में आपको बता रहा हूं, फिर उसके बाद में अपन लोग इसको पढ़ेंगे। यहां पर एक कैटेगरी होती है फर्स्ट और एक कैटेगरी होती है क्या? सेकंड। इसको बोलते हैं न्यूटोनियन। न्यूटोनियन हिंदी में न्यूटनी बोलते हैं, न्यूटनी। और फिर बोलते हैं एक और है कैसेग्रेन। कैसेग्रेन, कैसेग्रेन। ये हमारे पास में पूरे प्रकाशिक यंत्र आ गए। तो कौन कौन से प्रकाशिक यंत्र होते हैं मैंने आपको उसके बारे में बता दिया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के मैंने यहाँ पे टाइप्स बता दिए हैं, और टाइप्स में कौन कौन से में किसका लेंस यूज करते हैं वो भी बता दिया। अब बच्चों इसमें पढ़ना कैसे है, इसमें कौन कौन सी चीजें पढ़नी है, किस तरीके से पढ़नी है, तो एक बार जल्दी से पहले समझ लो फिर से। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट वी हैव? कितने टाइप के होते हैं प्रकाशिक यंत्र? दो प्रकार के। कौन कौन से? नेचुरल और पार्थिव होते हैं। क्लियर? नेचुरल और आर्टिफिशियल, मतलब प्रकाशिक यंत्र प्राकृतिक और मानव यंत्र। ये क्या है? ह्यूमन आई। ह्यूमन आई कैसे? हमने एक दिन आपको बताया भी था इसमें पिछली क्लासों में कि ह्यूमन आई कैसे होती है। तो यहाँ पर एक आई बॉल होती है ह्यूमन आई में। ये आई बॉल है, और ये आई बॉल के आगे का जो पोर्शन होता है उसमें एक मसल्स होती है जिसे सेलेरी मसल्स कहते हैं। तो इस तरीके से मसल्स ऐसे जाती हैं, ऐसे, और यहां से भी ऐसे ऐसे मसल्स जाती हैं। यहां पर एक पोर्शन होता है जिसे हम नर्व सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? नर्व सिस्टम। और ये नर्व सिस्टम जो होता है वो इस तरीके से चला जाता है। ये वाला पोर्शन रेटिना कहलाता है। इन दोनों के बीच में यहां पर एक लेंस लगा होता है जिसे हम आई लेंस के नाम से जानते हैं। दिस इज आई लेंस, मतलब नेत्रिका लेंस कहलाता है।
अब यहाँ पर इसके बाहर वाला जो पोर्शन होता है इसे बोलते हैं कॉर्निया, और इस कॉर्निया में यहाँ पर होता है क्या, आइरिस। जब भी कोई लाइट रे आती है तो किस तरीके से लाइट रे आती है, ऐसे, ये वाली ऐसे, और ये वाली लाइट रे सारी जाकर कहाँ मिलती है, रेटिना पर, और जब रेटिना पर मिलती है तो वहां पर क्या बन जाती है, इमेज। ये हमारी ह्यूमन आई है, और ह्यूमन आई जो होती है वो हमारा प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र होती है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी चर्चा कि इसमें कौन कौन से प्रकार होते हैं, परिवार में कितने बच्चे हैं, कौन मम्मी है कौन पापा है। तो ये सबसे बड़े परिवार के मेंबर हैं, उनके 2 बच्चे हुए, और फिर उन 2 बच्चों के अलग अलग परिवार बनता गया और बहुत बड़ा परिवार हो गया। किसका परिवार है ये, प्रकाशिक यंत्र का। इट इज क्लियर। अब इसके बारे में हमें पढ़ना कैसे है और क्या क्या बातें याद रखनी है, ये सब हमें बहुत जरूरी है। तो इतनी बात समझ में आई सबको। क्या है हमारे पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के हमने क्या बताए हैं, प्रकार बताए हैं। प्रकार में हमने इस तरीके से बात करनी। अब आते हैं आगे की बात में। आगे की बात क्या है बच्चों, हमारे पास में पहला पॉइंट समझना है जिसका नाम है लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, इसे हिंदी में यदि हम कहेंगे तो इसे हिंदी में कहते हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, की न्यूनतम दूरी। हमारे मानव नेत्र से कुछ दूरी तक एक ऐसी डिस्टेंस होती है जहां तक ऑब्जेक्ट हमें क्लियरली दिख पाए। तो मैं अपनी आंखों के पास में ये पेन रख रहा हूं, अगर मैं ज्यादा पास लाऊंगा तो ये मुझे बड़ा दिखेगा, और अगर मैं दूर ले जाऊंगा तो ये छोटा दिखेगा। लेकिन जहां तक ये मुझे क्लियरली दिख रहा है, स्पष्ट दिख रहा है, उसे क्या कहा गया है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो हमारे मानव नेत्र से वह न्यूनतम दूरी जहां तक हम किसी वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, ना वो हमें छोटी दिखेगी ना वो हमें बड़ी दिखेगी, उसे क्या कहते हैं, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। और ये जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसकी वैल्यू होती है कितनी, 25 सेंटीमीटर। किसके लिए, तो सभी आंखों के लिए नहीं, स्वस्थ नेत्र के लिए, मतलब हेल्थी ह्यूमन आई अगर है तो उसके लिए कितनी होती है ये, 25 सेंटीमीटर। तो पेपर में कभी पूछा जाए कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर हेल्थी ह्यूमन आई, मतलब स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो उसका याद कर लीजिए 25 सेंटीमीटर। अभी मैंने अपने शब्दों में एक बात कही कि सर मैंने बोला वहां पर कि मुझे मेरी आंखों से वो कुछ दूरी ऐसी होती है जहां तक हम वस्तु को साफ साफ देख सकते हैं, और फिर मैंने आगे उस शब्दों में कहा कि दूर ले जाओ तो छोटी और पास ले जाओ तो बड़ी दिखती है। ऐसा क्यों होता है भाई, हम जब दूर ऑब्जेक्ट को देखते हैं बहुत दूर से, कभी पहाड़ पर आप जाएं और पहाड़ से नीचे की तरफ रोड को देखें, वहां पर बड़ी बड़ी कार बसेस चल रही हैं, लेकिन वो हमें इतनी छोटी सी दिखती है, जबकि वो इतनी छोटी सी नहीं है। जब हम पास जाते हैं तो वही चीज हमें बड़ी दिखती है। क्लियर। तो क्यों ऐसा होता है, तो उसके पीछे कारण है, उसका नाम है विजुअल एंगल। इसको हिंदी में कहते हैं दर्शन कोण। कौन सा एंगल है, विजुअल एंगल, और इसे क्या बोलते हैं, दर्शन कोण। अब ये दर्शन कोण क्या है, समझते हैं इसको। मान लीजिए मेरे पास में एक वस्तु है ऐसे, है ना, और ये मान लीजिए एक वस्तु है ऐसे, और मैं इसे देखना चाहता हूं या कोई व्यक्ति इसे देख रहा है, तो इसे देखने के लिए कोई व्यक्ति यहां पर खड़ा हुआ है और ये उसकी आंख है, ये इस वस्तु को देख रहा है। तो वस्तु इसे दिखाई कैसे देती है, तो आंसर है ये वस्तु इसकी आंख पर एक क्या बनाती है, एंगल। क्या बनाती है, एंगल, मतलब कोण बनाती है।
और इस कोण को अगर हम मान लें कि ये क्या है अल्फा, तो अल्फा को क्या कहेंगे दर्शन कोण। तो किसी वस्तु द्वारा नेत्र पर जितना कोण बनाया जाता है उसे हम विजुअल एंगल या फिर दर्शन कोण के नाम से जानते हैं। अब यदि ये वस्तु दूर चली जाए, कुछ दूर चली जाए, मान लो इधर चली गई, ऐसे, तो यही वस्तु हमें कैसी छोटी दिखने लगती है। यहां छोटी दिख रही है, तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो ये ऐसे। अब ये छोटी क्यों दिख रही है? क्योंकि ये जब दूर चली जाती है तब भी हमारी आंखों पर क्या बनाती है कोण, लेकिन ये कोण पहले की तुलना में कैसा हो गया है कम। तो अगर ये कोण छोटा हो गया है जिसे हम बीटा बोल सकते हैं, तो वस्तु हमें छोटी दिखाई देगी, और यदि हमारा कोण बढ़ रहा है तो वस्तु बड़ी दिखाई देगी। तो क्यों हमें वस्तु बड़ी और छोटी दिखाई देती है? आंसर है दर्शन कोण का मान जब छोटा होता है आंखों पर तो वस्तु छोटी दिखेगी, और दर्शन कोण का मान जब बड़ा होता है तो वस्तु बड़ी दिखेगी। क्लियर? अब मैं इसी वस्तु को कैसा देखना चाहता हूं? कैसा देखना चाहता हूं? बड़ा। मैं चाहता हूं कि ये वस्तु हमें बड़ी दिखे, तो मैंने क्या किया, इतनी बड़ी देखना चाहता हूं, जबकि ये मुझे क्या दिख रही है छोटी। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? तो आंसर है ऐसा देखने के लिए मुझे ये वाला कोण बढ़ाना पड़ेगा, और यदि ये कोण बढ़कर ऐसा हो जाता है तो फिर यही वस्तु प्रेक्षक को छोटी ना दिखकर बड़ी दिखाई देगी। हाँ है ना? तो वस्तु छोटी बड़ी क्यों दिखती है भैया? क्या रीजन है? दर्शन कोण। तो यदि दर्शन कोण का मान ज्यादा है तो वस्तु कैसी दिखेगी? हमें बड़ी दिखेगी, और दर्शन कोण का मान कम है तो वस्तु छोटी दिखेगी। विजुअल एंगल बड़ा है तो ऑब्जेक्ट बड़ा दिखेगा, विजुअल एंगल छोटा है तो ऑब्जेक्ट छोटा दिखेगा। तो हमने यहां पर क्या किया है? तो हमने यहां पर ऑब्जेक्ट के लिए, ऑब्जेक्ट बोले तो वस्तु के लिए कोण लिया है और उसका नाम लिया है अल्फा, और यही प्रतिबिंब के लिए मतलब यानी कि इमेज के लिए लिया है। तो अगर हम इमेज की बात करें तो इमेज के लिए यही कोण लिया है, प्रतिबिंब के लिए यही कोण लिया है बीटा। अब बीटा अगर ज्यादा है, बीटा अगर ज्यादा है तो प्रतिबिंब बड़ा दिखेगा, बीटा अगर कम है तो प्रतिबिंब छोटा दिखेगा। तो किसी वस्तु के छोटे बड़े दिखने के पीछे कारण क्या है? उसका दर्शन कोण। क्लियर? अब बहुत दूर एक ऑब्जेक्ट रखा है, एक वस्तु रखी है, बहुत छोटी सी दिख रही है, हम चाहते हैं इसे क्या करें? बड़ा देखें। तो क्या करना पड़ेगा भाई? अगर हमें बहुत दूर पर एक छोटी सी वस्तु रखी है, बहुत दूर पर एक वस्तु रखी है लेकिन वो छोटी दिख रही है, हम चाहते हैं कि उसे बड़ा देखें। कैसे देख सकते हैं? सर आप इसका क्या बढ़ा दीजिए? दर्शन कोण। या हमारे पास में, हमारे हाथों में बहुत सारे बैक्टीरियाज हैं बट हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, है ना, अपनी आंखों से नहीं दिख रहे, तो हमें इनको देखना है। क्यों नहीं दिख रहे? वो बहुत छोटे हैं, और छोटे हैं मतलब क्या इनका कम है? दर्शन कोण। अब मैं चाहता हूं कि ये मुझे साफ साफ दिख जाए, तो हम क्या लगाएंगे? डिवाइस लगाएंगे जो इसका क्या बढ़ा दे? दर्शन कोण। तो वो कौन सा उपकरण होता है जो दर्शन कोण का या विजुअल एंगल की वैल्यू बढ़ा देता है? तो बच्चों जो हम पढ़ रहे हैं कौन सा? तो हम पढ़ रहे हैं कौन? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अर्थात हम क्या पढ़ रहे हैं? प्रकाशिक यंत्र। तो प्रकाशिक यंत्र क्या करते हैं भाई? जो ऑब्जेक्ट हमें बहुत छोटा दिख रहा है, जब हम उसका उपयोग करते हैं तो वो हमें बड़ा दिखने लगता है। कैसे बड़ा दिखने लगता है? तो अभी हमने सीखा, छोटा दिखेगा, बड़ा दिखेगा। कारण क्या? दर्शन कोण। छोटा क्यों दिख रहा? दर्शन कोण कम है। बड़ा दिखेगा कैसे? दर्शन कोण बढ़ जाएगा। तो मैंने एक टेलीस्कोप का उपयोग किया, जो स्टार हमें बहुत छोटा सा दिख रहा था वो हमें कैसा दिखने लगा? बड़ा। क्या हुआ? हो ना हो, ये जो दूरदर्शी है उसने क्या बढ़ा दिया?
दर्शन कोण। माइक्रोस्कोप का उपयोग किया, जो बैक्टीरिया हमें हाथों में नहीं दिख रहे थे, जब हमने माइक्रोस्कोप लगाया, सूक्ष्मदर्शी लगाया, तो वो बैक्टीरिया साफ साफ दिखने लगे। इसका मतलब है उन्होंने क्या बढ़ाया। तो बताओ किसी भी प्रकाशित यंत्र का मुख्य कार्य क्या है, क्या काम है बताओ। तो आंसर है, यदि हमसे पूछा जाए कि मेन काम क्या है, मुख्य कार्य क्या है, तो आंसर क्या होगा, टू इंक्रीज क्या इंक्रीज करना है, विजुअल एंगल, अर्थात दर्शन कोण के किसको, मान को बढ़ाना। तो बताइए हमारे प्रकाशिक यंत्र ने मुख्य कार्य क्या करता है, दर्शन कोण का मान बढ़ा देता है। इसीलिए तो हम इसका उपयोग करते हैं। जो हम अपनी आंखों से दर्शन कोण नहीं बढ़ा सकते, वह कौन बढ़ा देता है। तो आंसर है दो प्रकार के यंत्र, नाम उनका क्या, दूरदर्शी या सूक्ष्मदर्शी। दूर की वस्तु छोटी दिख रही है, बड़ा देखना है, दर्शन कोण बढ़ाओ। कैसे बढ़ाएंगे, दूरदर्शी का उपयोग करो। पास की छोटी सी ऑब्जेक्ट नहीं दिख रहा है, माइक्रोस्कोप का यूज करो, क्या बढ़ा देते हैं, दर्शन। क्लियर और नॉट, ये बात समझ में आई आप लोगों को। ओके, अब बात करते हैं आगे की। हर प्रकाशिक यंत्र में हमें एक चीज निकालनी पड़ती है, उसका नाम है मैग्नीफाइंग पावर। मैग्नीफाइंग पावर, इनके सूत्र हमें याद होना चाहिए, तब हम इनके न्यूमेरिकल्स अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और हर प्रकाशिक यंत्र की अपनी मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला होता है। मैग्नीफाइंग पावर को क्या बोलते हैं, तो इसे हिंदी में कहते हैं आवर्धन क्षमता। आवर्धन क्षमता। बच्चों, आवर्धन का मतलब क्या है, बढ़ाना। तो अभी हमने एक बात सीखी, यदि आपको एक बात क्लियर हो गई है, तो एक कॉमन बात हमने आपको बताई कि हर प्रकाशिक यंत्र का काम एक ही है, क्या करना, बढ़ाना। किसको बढ़ाना, दर्शन कोण को बढ़ाना। हर प्रकाशिक यंत्र क्या कर रहा है, दर्शन कोण के मान को बढ़ा रहा है। इसलिए जो हमें साफ नहीं दिख रहा था वो अब साफ दिख रहा है ना। तो हर प्रकाशिक यंत्र क्या करना है, मान बढ़ा रहा है। और कितना बढ़ा रहा है, ये हम कैसे गणना करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसके लिए क्या दिया गया है, मैग्नीफाइंग पावर, और इसे क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता। अब ये क्या होती है आवर्धन क्षमता, तो बच्चों इसे एम से डिनोट करते हैं, और इसे कहते हैं प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया क्या, दर्शन कोण बटे किसने बनाया, वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण। प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाया गया दर्शन कोण के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, मैग्नीफाइंग पावर। अब अभी मैंने आपको बताया था कि जो प्रतिबिंब बनाएगा उसे हम बीटा लेंगे, और जो वस्तु बनाएगी उसे हम अल्फा लेंगे। तो इसे क्या लिख सकते हैं, बीटा अपॉन अल्फा। तो मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बीटा अपॉन अल्फा। क्या होता है, बीटा अपॉन अल्फा। इतनी बात समझ में आई आपको, है? अच्छा, अब ये मैग्नीफाइंग पावर बेटा हमें दो जगह मिल सकती है। दो जगह कहां पर, तो एक हमने शुरुआत में आपको एक चीज बताई थी, यहां पर ही बताई थी, यहां पर बताई थी लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। हमारे आंखों से दो पॉइंट्स होते हैं, एक को पॉइंट बोलते हैं निकट बिंदु और एक को बोलते हैं दूर बिंदु। एक को बोलते हैं नियर पॉइंट और एक को बोलते हैं फार पॉइंट। कौन कौन से पॉइंट है बेटा, नियर मतलब निकट, और दूसरा है क्या, फार। फार का मतलब है क्या, दूर। निकट पॉइंट को डी कहते हैं, निकट पॉइंट को डी कहते हैं। डी बोले तो स्पष्ट दृष्टि की
न्यूनतम दूरी, हमारी आंखों से जो मिनिमम डिस्टेंस है उसे निकट बिंदु और दूर पॉइंट को क्या कहते हैं? इंफिनिटी। क्या बोलते हैं? इंफिनिटी। क्या इतनी बात आपको समझ में आ रही है क्या क्या है? तो भैया प्रकाशिक यंत्र में मैंने जो आपको बताया फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूँ। प्रकाशिक यंत्र बेटा कितने टाइप के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? प्राकृतिक प्रकाशिक यंत्र और मानव निर्मित प्रकाशिक यंत्र। प्राकृतिक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो आंसर है नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, और इसे कहते हैं आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप। माइक्रोस्कोप को सूक्ष्मदर्शी और टेलीस्कोप को दूरदर्शी के नाम से जानते हैं। माइक्रोस्कोप में 3 हो सकते हैं, टेलीस्कोप में भी हो सकते हैं ऐसे पार्ट, लेकिन मैंने दो के बारे में बताया। माइक्रोस्कोप में 2 प्रकार के सूक्ष्मदर्शी होते हैं। पहले का नाम है सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरे का नाम है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। ऐसे ही यहाँ पर अगर हम बात करें टेलीस्कोप में, तो टेलीस्कोप में 2 प्रकार के होते हैं, रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग। थोड़ा सा अगर आपको ये चीज समझ में आती हो तो मैं एक और बात बताने वाला हूँ। ये रिफ्रैक्टिंग और रिफ्लेक्टिंग क्या है? अपवर्तक और परावर्तक क्या है? तो अपवर्तक मतलब जो वाला सूक्ष्मदर्शी या जो वाला दूरदर्शी, एक दूरदर्शी है वो अपवर्तन के नियम का पालन करता है, और एक सूक्ष्म दूरदर्शी है वो परावर्तन के नियम का पालन करता है। ये क्या मतलब हुआ? सर जिसमें लेंस का उपयोग, क्योंकि अपवर्तन किससे होता है? लेंस से, और परावर्तन होता है दर्पण से। किससे होता है? दर्पण मतलब मिरर से। तो जिस वाले में हम केवल लेंसों का यूज करते होंगे उसे कहते होंगे रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप, और जिसमें हम लेंस के साथ में मिरर मतलब दर्पण का भी उपयोग करते हैं उसे कहते हैं क्या? परावर्तक दूरदर्शी। क्लियर? अब इनको पढ़ने के लिए आपको पता क्या क्या होना चाहिए कि भैया लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन कितनी है, विजुअल एंगल क्या होता है। तो कोई पूछे कि किसी वस्तु का आकार किस पर निर्भर कर रहा है, तो आंसर है किसी वस्तु का आकार उसके द्वारा बनाए गए कोण पर निर्भर कर रहा है। कोई वस्तु हमारी आंख पर कितना को जो कोण बनाती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं दर्शन कोण। क्लियर है? यदि वस्तु हमें दूर रखे जाने पर छोटी दिख रही है तो क्यों दिख रही है? आंसर है उसका कारण है उस वस्तु ने हमारे नेत्र पर कोण बनाया लेकिन कम बनाया है। अब यदि हम चाहते हैं कि उसे कैसा देखें, बड़ा, क्या करना पड़ेगा? सर उसका क्या बढ़ाना पड़ेगा? दर्शन कोण। यदि आप क्या बढ़ा दोगे? दर्शन कोण, तो वही जो छोटी वस्तु हमें दिख रही है वो हमें कैसी दिखने लगेगी? बड़ी। कौन बढ़ाएगा ये सब? सर ये सब बढ़ाने का काम कौन करता है? प्रकाशिक यंत्र। इसीलिए हम क्या पढ़ते हैं? प्रकाशिक यंत्र। सर प्रकाशिक यंत्र का मुख्य कार्य क्या है? टू इंक्रीज द विजुअल एंगल, अर्थात दर्शन कोण के मान को बढ़ाना। क्लियर हो गया? अब मैग्नीफाइंग पावर क्या होती है? सर कौन सा प्रकाशिक यंत्र कितना वस्तु का प्रतिबिंब बढ़ा रहा है ये पता लगाने के लिए हम प्रतिबिंब द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण और वस्तु द्वारा नेत्र पर बनाए गए कोण, इंग्लिश में कहेंगे the visual angle subtended by the image upon visual angle subtended by the object का अगर हम क्या निकालते हैं? अनुपात या रेशियो, तो वही बन जाता है क्या? मैग्नीफाइंग पावर, जो कि 2 बिंदुओं पर ज्ञात की जा सकती है। कहां कहां? नियर पॉइंट पर और फार पॉइंट पर। नियर पॉइंट को क्या कहते हैं? डी, और फार पॉइंट को क्या कहते हैं? क्या ये बात समझ में आई? अब आते हैं सबसे पहले हमारे पास में मान लो कौन सा प्रकाशिक यंत्र है? कौन सा? सूक्ष्मदर्शी है, और सूक्ष्मदर्शी में भी पहला प्रकाशिक यंत्र है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है, सूक्ष्मदर्शी में पहला वाला कौन सा है? तो आंसर है सरल सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी जिसे बच्चों क्या कहते हैं? तो आंसर है, कहते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। सिंपल माइक्रोस्कोप। अब इस सरल सूक्ष्मदर्शी में हमें क्या मिलेगी बच्चों? एम मिलेगा, लेकिन एम 2 जगह मिल सकता है। कहां कहां पर? डी पर और इंफिनिटी पर। डी पर और इंफिनिटी पर। तो जब हम इसका एम निकालते हैं, पहले मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको बना के बताता हूं कैसे बनता है।
और फिर देखिएगा इसको। तो मेरे पास में एक ऐसे मैंने एक्सेस बना ली और अब यहां पर बनाने वाला हूं एक क्या लेंस। तो मैंने ऐसे और ऐसे एक क्या बना लिया लेंस, और इसके सामने मैं रखने वाला हूं एक क्या वस्तु। मैंने यहां पर कहीं एक क्या रख दी वस्तु। जब मैं कोई वस्तु को यहां रखूंगा तो इससे क्या जाएगी प्रकाशित किरण, ऐसी प्रकाशित किरण गई। ये वाली प्रकाशित किरण कुछ ऐसे चली जाएगी, ऐसे चली जाएगी, क्योंकि जो समांतर जाती है वो फोकस से चली जाती है। इसी तरीके से मैं एक और प्रकाशित किरण बनाने वाला हूं जो इधर से ऐसे जाती है, ऐसे। और ये वाली जो प्रकाशित किरण है वो इस बिंदु से जाती है, इसको बोलते हैं प्रकाशित किरण। अब यदि मैं इन दोनों किरणों को आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, इस किरण को आगे की तरफ ऐसे बढ़ा देता हूं, और इस वाली किरण को भी आगे की तरफ बढ़ा देता हूं, ये वाली किरण ऐसे बढ़ा दी, और ये वाली किरण को मैंने ऐसे ले लिया, और इसी के साथ में मैंने इसको ऐसे बढ़ा दिया। ये वाली किरण को ऐसे बढ़ा दिया। तो ये कहीं पर जाकर दोनों क्या कर रही हैं, मिल रही हैं। और जहां पर ये दोनों जाकर क्या करेंगी, मिलेंगी, वहीं पर क्या बन जाएगा प्रतिबिंब। ऐसे अगर हम बनाएं और इसको इस तरीके से बनाएं तो यहां पर बन जाता है क्या प्रतिबिंब। और यहां यदि कोई मानव बैठा हुआ है, प्रेक्षक बैठा हुआ है, तो वो तो लाइट ही चली गई, गड़बड़ हो गया। अच्छा, इसमें यहाँ पे हम क्या था, ये जो हमारे पास बना रहा था ना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, इस ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में ये था सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी में जहां प्रतिबिंब बनता है वो एक कोण बनाएगा, वस्तु भी एक कोण बनाएगी, दोनों के कोण का क्या निकाल लिया जाए अनुपात। तो उसी को क्या कहते हैं आवर्धन क्षमता। और आवर्धन क्षमता हर इंस्ट्रूमेंट की अलग अलग होगी और उनके फॉर्मूले मुझे बता देंगे, अभी लाइट आएगी तो बता देंगे, ठीक है, थोड़ी देर वेट कर लो। तुम लोग थोड़ा सा फ्रेश फ्रेश हो लो, खाना वाना खा लो, 5-10 मिनट, है ना।